Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 17, that is breathing and exchange of gases. Okay. In previous video, I teach you about respiratory volume and capacities. In this video, our topic is exchange of gases. Okay. How gaseous exchange takes place. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट्स, गैस का एक्सचेंज का कंडीशन क्यों आता है? क्यों गैस का एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज यानी क्या? अदला बदली, है ना। और कौन से गैस का हो रहा है? स्पेशली O2 एंड CO2, ठीक है ना। तो देखो, आपको पता है ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ओके, तो इंस्पिरेशन के दौरान एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसको हम क्या करते हैं? इन करवाते हैं अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कहने का मतलब है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, तो ऐसा तो नहीं है कि एटमॉस्फेरिक एयर में O2 या CO2 ही बस आ रहे हैं, उसमें अदर गैसेस भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? सिर्फ O2 और CO2 को देते हैं कि O2 हमारा बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और CO2 को रिलीज आउट करता है। ओके, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये कहाँ पे होता है? तो जैसे कि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे होता है? एल्वियोली में होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होता है, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये किसका स्ट्रक्चर? रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो एल्वियोली है वो कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर के अंदर है ना। तो ये क्या है? जो ब्रांचेस फॉर्म है, दैट इज व्हाट? दैट इज एल्वियोली। ये जो एल्वियोली होता है, इसके अंदर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स कि CO2 जो है वो रिलीज आउट होता है और O2 को हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो एल्वियोली में ही गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था एल्वियोली में बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? ब्लड वेसल्स का, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेते हैं? O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि CO2 को हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है ना। हमारी बॉडी को CO2 की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई CO2 को रिलीज आउट कर दिया जाता है वापस इन्वायरमेंट में, वापस एटमॉस्फेयर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को रीड करके। तो देखिए क्या बता रहा है? एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये क्या है? प्राइमरी साइट है, ठीक है। प्राइमरी साइट है गैस के एक्सचेंज के लिए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। उसके बाद क्या होता है? ये जो गैस का एक्सचेंज है वो और कहाँ पे होता है? ब्लड में और टिश्यूज में। टिश्यूज किसको कहते हैं हम? सेल का जो बंच होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। O2 and CO2 exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बता रहा है कि O2 और CO2 गैस का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है किस पे बेस्ड है? किस पे डिपेंड है? तो ये प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है। ओके, प्रेशर पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये बेस्ड है। ओके, देन क्या बता रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन और ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। क्या बता रहा है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी यानी आप समझते हो गैसेस जो है वो कितना जल्दी सॉल्यूबल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो गैसेस कैसे सॉल्यूबल हो रहे हैं, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है, मेम्ब्रेन की थिकनेस है, वो सब चीज़ें फैक्टर हैं। किस चीज़ के लिए फैक्टर है ये? डिफ्यूजन रेट को बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए, ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की गैस कितनी जल्दी सॉल्यूबल हो रहा है ना। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर मेम्ब्रेन की थिकनेस है कि मेम्ब्रेन का जो साइज है वो कितना ज़्यादा थिक है, तो थीन है, क्या है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, देन pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure
एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अब यहाँ पे आपको एक प्रेशर के बारे में बता रहा है, जो कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। तो नाम से समझ में आ रहा है पार्शियल, पार्शियल यानी क्या होता है, पार्शियल यानी होता है अधूरा, जो कि आधा अधूरा हो, पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें याद क्या रखना है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। क्यों बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम इंस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो गैसेस जा रही है हमारे बॉडी के अंदर एयर के थ्रू, ठीक है ना। तो एयर के थ्रू ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ O2 और CO2 जा रहा है, और भी गैसेस जा रही हैं उसमें, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारी गैसेस जा रही हैं, ठीक है, उनका अलग अलग कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये जो गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें से जो इंडिविजुअल गैसेस हैं वो अपना अपना प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, वो अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर लगाने में, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आप एकदम ध्यान से क्लियर करके रखिए, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जो मिक्सचर है गैसेस का, मतलब उसमें O2 है, CO2 है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर अदर गैसेस हैं। ठीक है, तो ये जो गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें पर्टिकुलर गैसेस जो है वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, वो भी प्रेशर लगा रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर लग रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल प्रेशर। ओके, और ये जो पार्शियल प्रेशर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, लाइक अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लग रहा है तो उसको हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल PO2। तो ये क्या बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही CO2 का हम बताएंगे तो स्मॉल p CO2। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, then partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sides of diffusion are given in table 17.1 and figure 17.3। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा बताया हुआ है, जिस डेटा में क्या बता रहा है, द डेटा गिवन इन टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। तो ये जो डेटा है इसमें क्या बता रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता रहा है। कहाँ से कहाँ तक का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता रहा है, एल्वियोली से ब्लड में जब डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ का, फिर ब्लड से टिश्यू में जा रहा है। ओके, ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, दैट मीन्स क्या, ऑर्गन्स जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओके, किसको, ऑक्सीजन को। तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताया है, पार्शियल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, लाइक पार्शियल प्रेशर इन mmHg बोला है। तो पार्शियल प्रेशर इन mmHg मतलब क्या होता है, mm यानी मिलीमीटर, और Hg किसको कहते हैं हम, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी को हम Hg से डिनोट करते हैं। ओके, तो इन mmHg मतलब क्या होगा, सो इसमें ये बता रहा है कि जो मरकरी आप देखते हो थर्मोमीटर में मरकरी लगा रहता है, ठीक है, तो मरकरी का एक कॉलम रहता है जो क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अप डाउन होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मरकरी का कॉलम है, तो मरकरी के कॉलम में भी कुछ मीटर्स वगैरह दिए रहते हैं, मीटर्स यानी मिलीमीटर दिए रहते हैं। तो उसके कॉलम में 1 मिलीमीटर उठने के लिए जितना प्रेशर रखता है, वो प्रेशर किसके इक्वल होता है, यूनिट के, प्रेशर का जो यूनिट है उसके इक्वल होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, mm ऑफ Hg। ओके, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आप याद रखिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, mmHg में डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर बता रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर कितना गया, 159। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना बता रहा है, 159 बता रहा है। अब एल्वियोली में जाके प्रेशर कितना हो गया, 104 हो गया। देन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहना क्या मतलब क्या होगा कि अभी वो ब्लड जो है उसमें से O2 और CO2 अलग अलग नहीं हुए हैं, वो ब्लड अभी प्यूरिफाई नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर है, दैट्स व्हाई। ओके, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना बता रहा है, 40 बता रहा है। देन जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो कितना कंसंट्रेशन है, 95, और टिश्यूज में जब पहुंचा तो कितना हो गया, 45। ओके, नाउ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रहा है कि इसमें दिखा रहा है कि लंग्स जो है प्यूरिफिकेशन, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो लंग्स में होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा ब्लड का प्यूरिफिकेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। 10th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, जब आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें आपने देखा था कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है। तो ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर के बारे में बता रहे हैं। तो इंस्पायर्ड एयर मतलब जो एयर जो है बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में एंटर करी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये किसको दिखा रहा है, ये एल्वियोली को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एल्वियोलस लिखा हुआ है। तो देखिए एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है, 104 mmHg लग रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है, एल्वियोली में 104 mmHg लग रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लग रहा है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, देन यहाँ पे प्यूरिफिकेशन दिखा रहा है। तो आपको पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी दैट मीन्स व्हाट, मैंने शुरू से ही बताया, जब भी वर्ड आ जाता है आपका पल्मोनरी दैट मीन्स ये लंग से रिलेटेड बात कर रहा है। तो वो आर्टरी जो कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मली आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जब लंग्स के पास ब्लड लेके जाना होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्यूरिफाइड नहीं है, ओके, उस ब्लड को कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी को ब्लू कलर से दिखाया है बिकॉज ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, और पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करता है, जब लंग्स जो है ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है तो फिर वो ब्लड जो है किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर हार्ट में जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज इट इज़ हार्ट। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर, और यहाँ का पोर्शन आपको लंग्स का दिखा रहा है, क्योंकि मेन जो गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है, और गैस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड में ही गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तभी वो ब्लड जो है वो कहाँ पे जा रही है, टिश्यूज़ में, और वहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये तो देखो क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, उसके बाद फिर ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हुआ, फिर वो क्या हो गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में है, और हार्ट के थ्रू जो आर्टरीज है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑर्टा कहते हैं जिसको, उसके थ्रू वो क्या होगा, पूरे बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है। तो देखिए जब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना लग रहा था, 40 mmHg, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, 5 mmHg ज़्यादा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि ये कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, दैट्स वाई। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ऑक्सीजन है ब्लड में, तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको देखो बॉडी के टिश्यूज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि टिश्यूज़ में भी तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट्स वाई, डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, ये सब चीज़ें हमने पहले ही देख लिया है। ओके, तो यहाँ डायग्राम में आपको बस वही चीज़ें शो कर रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। ओके, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड कहने से मतलब ही समझ आ गया कि वो ब्लड प्यूरिफाई है, दैट मीन्स ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तभी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सेम वही बात है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ के क्या बता रहे हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको वही दिखा रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है एल्वियोली में और बॉडी की टिश्यूज़ में, ठीक है। नाउ इस ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोली। इसको हमको पूरा देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा है। सिमिलरली a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था ना, यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा था, मतलब ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड वाला काम हो रहा था, और यहाँ पे कौन सा काम हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड का काम हो रहा था। ओके, तो वही चीज़ को यहाँ बता रहा है।
as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी, मैंने बताया था 2 फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. तो वो 2 फैक्टर क्या है, वो 2 फैक्टर है सॉल्युबिलिटी, गैसेस का सॉल्युबिलिटी, और दूसरा फैक्टर है आपका जो थिकनेस है मेम्ब्रेन का, वो. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होता है 20 to 25 टाइम ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से. ओके, दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाता है. ओके, the diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance. तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. आपको 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है. तो आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बनी होती है. तो सबसे पतली लेयर थिन स्क्वैमस एपिथेलियम जो रहता है वो किसका, एल्वियोली जो रहती है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है. ठीक है, देन एल्वियोली की जो कैपिलरीज होती है, एल्वियोली में जो कैपिलरीज होती हैं वो किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम. ओके, और जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो कि किसका बना होता है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम, वो किसका बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम का. ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको बता रहा है. The diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries. तो ये आपको स्ट्रक्चर में दिख जाएगा. अभी जब हम alveoli का स्ट्रक्चर दिखेंगे तो आपको ये तीनों लेयर्स दिखेंगे उसमें. However, its total thickness is much less than a millimeter. तो देखो ये इतने सारे 3 लेयर से बने हैं, बट इसका जो थिकनेस होता है वो कम होता है. ठीक है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका थिकनेस. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. ओके, तो ये जो फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन की थिकनेस भी क्या है, कम है. 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस है, तो आप समझ सकते हो कि कितना पतला मेम्ब्रेन होगा. ओके, और सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा है गैसेस की. दैट्स वाई क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है. दैट्स वाई हेल्पफुल है ये हम लोग के लिए, है ना. उसके बाद क्या बता रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, फेवरेबल है. इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है O2 और CO2 का. तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यूज़. तो देखो O2 का डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, एल्वियोली से टिश्यूज़ में हो रहा है. टिश्यूज़ में हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर हो रहा है. ओके, तो याद रखना O2 का डिफ्यूजन कहाँ होगा, एल्वियोली से टिश्यू में होगा, और CO2 का डिफ्यूजन होगा टिश्यू से एल्वियोली में. मतलब टिश्यूज़ में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो क्या होंगे, ऑक्सीजनेटेड होंगे. कब, जब उसमें से CO2 निकलेगा. ठीक है, तो दैट्स वाई CO2 का डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, जो टिश्यूज़ हैं, मतलब ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं उससे एल्वियोली में हो रहा है. क्यों, क्योंकि एल्वियोली में जब वो वापस जाएगा तभी तो जब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब एक्सपिरेशन की प्रोसेस करेंगे, तो O2 हमारे बॉडी से क्या होगा, रिलीज आउट होगा. दैट्स वाई वही चीज़ को यहाँ पे बता रहा है. और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, एल्वियोली से टिश्यू में हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की क्या है, ज़रूरत है. ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को. दैट्स वाई ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, एल्वियोली से टिश्यूज़ में हो रहा है, क्योंकि टिश्यूज़ में होगा तभी वो ऑर्गन में, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में और पूरे बॉडी में. ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करके रखना है, ध्यान रखना है. ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे आपको एल्वियोली का स्ट्रक्चर दिखा रहा है जिसमें कि पल्मोनरी कैपिलरी भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो ये पल्मोनरी कैपिलरी दिखा रहा है जो कि किससे बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है. ओके, और ये 1 सेल है, मतलब इसकी थिकनेस ही 1 सेल के बराबर है. ओके, और यहाँ पे बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं. फिर ये एल्वियोली दिखाई दे रहा है, एल्वियोली का कैविटी जिसके अंदर क्या होता है, गैसेस भरती हैं, उसके बाद फिर गैसियस एक्सचेंज होता है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, हो सकता है ये पेपर में आ सकता है. ओके, तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रांसपोर्ट बताऊंगी कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. ओके, गैस का एक्सचेंज कैसे हुआ. तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या बताया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा
क्या बताया मैंने कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है। क्यों एल्वियोली में होता है, क्योंकि एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये ब्लड वेसल्स जो है ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखिएगा कि डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है। और ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो ये किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको कौन अफेक्ट करता है, उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस और दूसरा होता है आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और ये दोनों ही फैक्टर जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या है, फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम हायर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ओके। और दूसरा चीज़ कि जो थिकनेस है मेम्ब्रेन का वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो जितना ज़्यादा पतला रहेगा तो उतना ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है कि ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और CO2 रिलीज आउट होगा, दैट्स वाई, ओके। तो वही टॉपिक आज हमने ये देख लिया। और पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है। पार्शियल प्रेशर मैंने क्या बताया था, जो गैसेस का मिक्सचर है तो उसमें जो इंडिविजुअल गैसेस अपना प्रेशर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ओके। सो फाइनली टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।